हेलो दोस्तों, आज की भी इस वीडियो में हम आपके लिए के आए हैं अधिगम, बुद्धि और अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व से रिलेटेड जितने भी मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं। मैंने एक वीडियो में इसको पीडीएफ के रूप में मैंने अपने नोट्स का बना दिया है। यही सब मैंने भी पढ़ के यूपी टेट क्लियर किया हुआ है। आप इस सब से रिलेटेड सारी परिभाषाओं को एक जगह देख लीजिए। आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम में आपको अवश्य इस परिभाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन परिभाषाओं से रिलेटेड यूपी टेट के लेवल ही ऐसा है, इससे लेवल बनते हैं, केवीएस में भी बनते हैं। परिभाषाओं से रिलेटेड पूछता है, रेट के एग्जाम में पूछता है, ये क्वेश्चन श्योर है, परिभाषा से अवश्य रहता है। यही चारों टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस तरह से परिभाषाएँ रहती हैं, श्योर हैं या आती हैं। चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह का इसमें परिभाषा क्या क्या है। आपको ये सब चीज़ें याद रहे। मैंने जब टेट का एग्ज़ाम मैं दे रही थी, ये सब चीज़ें हमको एकदम से याद थी, एकदम जुबानी चाहे आप समझ लीजिए मैंने रट लिया था याद है। तो इससे क्वेश्चन मिले थे और हमने सब उडवर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि उडवर्थ ने सीखने के सिद्धांत को परिभाषाएँ की क्या कहा है। तो सीखना विकास की प्रक्रिया यही पूछा था, उडवर्थ से पूछा था। हमको याद है कि उडवर्थ का ही आया था जब मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप इस परिभाषाओं को पढ़िए, याद कर लीजिएगा। इस सबसे श्योर है कि आपकी मेरी ये वीडियो आपके लिए एक क्वेश्चन या तो 2 क्वेश्चन आपको ये वीडियो मेरी अवश्य दिलाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अधिगम की पहले टॉपिक मैंने अधिगम लिया है। अधिगम मतलब सीखना होता है, यानी कि लर्निंग। व्हाट इज़ लर्निंग? चेंज ऑफ बिहेवियर, मतलब जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है वही लर्निंग होती है, वही सीखना होता है। तो इनकी परिभाषाएं देखिए क्या हैं। परिभाषाएं एक गिलफोर्ड ने दिया है, पहले मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड हैं जो इसकी परिभाषाएं दिए हुए हैं। गिलफोर्ड अधिगम से रिलेटेड जो परिभाषा, पहले अधिगम का पढ़ेंगे, इसके बाद जो है तब बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा पढ़ेंगे। गिलफोर्ड की ये परिभाषा क्या है कि व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्रिया को ही अधिगम कहते हैं। व्यवहार के ऐसे देगा, व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्रिया को अधिगम कहते हैं। ई किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा तो देगा, गेस्ट की है, गिलफोर्ड की है, उडवर्थ की है, स्किनर की है, थर्नडाई की 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको लगाना है गिलफोर्ड की है। व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्रिया को ही अधिगम कहते हैं। अगला देखते हैं, उडवर्थ ने क्या कहा। उडवर्थ की परिभाषा पूछा था जब मैंने टेट का एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो उडवर्थ क्या, सीखना विकास की प्रक्रिया है। उडवर्थ ने ये परिभाषा दी थी, क्या सीखना विकास की प्रक्रिया है, यही परिभाषा उडवर्थ ने दी थी। गिट्स के अनुसार क्या है? गिट्स के अनुसार है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, गिट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये गिट्स की परिभाषा है। ऐसे ही परिभाषा क्रो एंड क्रो ने क्या दी। क्रो ज़्यादा मनोवैज्ञानिक नहीं, जो मनोवैज्ञानिकों को हमने लिया जिनके क्वेश्चन यूपी टेट के एग्ज़ाम में आज तक बने हैं। मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर पूरा सॉल्व किया है, देखा है। आज तक परिभाषाओं से जितने क्वेश्चन बने हैं मैंने सिर्फ उन्हीं मनोवैज्ञानिकों को लिया है और इन्हीं मनोवैज्ञानिकों को रिपीट करके पूछता है। जैसे आप बाल मनोविज्ञान के विकास में जाएंगे तो स्टेनले हॉल की परिभाषा आज 3-4 साल से लगातार पूछ रहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था होती है। किसने कहा? तो ये स्टेनले हॉल ने कहा। इनकी परिभाषा आज चलती आ रही, 3-4 साल लगातार टेट में पूछता है। तो वही मनोवैज्ञानिकों के लिए जिनकी परिभाषाएं जिन टॉपिक से रिलेटेड पूछा है, बस मैंने वही लिया है। मैंने भी यही पढ़ करके टेट को दिया। तो मैंने बताया ना उडवर्थ पूछा था, तो देखिए उडवर्थ का आया है। ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही सीखना है, क्रो एंड क्रो ने ये कहा था। ये अधिगम की परिभाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्लसनिक ने कहा क्या कहा। काल्विन ने कहा कि हमारे पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही सीखना है। ये काल्विन की परिभाषा है। काल्विन की परिभाषा एक बार यूपी टेट का एग्जाम प्रीवियस ईयर का देख रहे थे, तो काल्विन की परिभाषा भी पूछी थी कि हमारे पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही सीखना है। काल्विन की परिभाषा अधिगम से, तो देखें ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब उडवर्थ के अनुसार ये एक नवीन ज्ञान और नवीन अनुभव को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये भी उडवर्थ की एक परिभाषा है कि नवीन ज्ञान और नवीन अनुभव को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये उडवर्थ की परिभाषा है।
और अधिगम मतलब होता ही है कि कोई नवीन ज्ञान और नवीन अनुभव को प्राप्त करें। लर्निंग आप एक मोटी भाषा में अगर एक समझ गए एक लाइन तो आप लर्निंग को बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। हमने क्या बताया है, लर्निंग क्या है? चेंज ऑफ बिहेवियर, मतलब व्यवहार में परिवर्तन ही लर्निंग है। तो आप इसको बड़ी ही आसानी से लर्निंग को, अब जितने चैप्टर अगर लर्निंग समझ गए तो और समझ ले जाएंगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, बुद्धि की तरफ। बुद्धि की परिभाषाएं किस किस मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है। तो बुद्धि की जो बकिंघम है, इनकी परिभाषाएं बुद्धि से रिलेटेड भी पूछी गई हैं। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किसने कहा है? बकिंघम, वुडवर्ड, टर्मन और ईस्टर्न, ऐसे 4 ऑप्शन करके आता है, तो इसमें बकिंघम होगा। बकिंघम ने ही कहा है बुद्धि से, ये बकिंघम ने बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये बकिंघम ने कहा है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ ने कहा बुद्धि कार्य करने की विधि है। बुद्धि की क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 2-3 नंबर ये बुद्धि टॉपिक दिलाता है। आप इसको बहुत अच्छे से, चाहे इसकी परिभाषाएं हो गई, चाहे इसकी जो सिद्धांत हैं हो गए, या इससे रिलेटेड जितने भी वो हैं वास्तविकता, इसकी जो एक्यूरेसी जो इसकी परीक्षण किए गए हैं, जैसे भूल भुलैया परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण, आर्मी अल्फ़ा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, इस सब को आप अवश्य पढ़ के जाइए। इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य बनते आए हैं और अगले जुलाई टेट के एग्ज़ाम में बनेंगे। आपको भूल भुलैया पर हरमन रोडसा का परीक्षण, ये सब पढ़ के जाइएगा। वो बुद्धि कार्य करने की विधि है, ये हो गया, वुडवर्थ ने कहा था। टर्मन ने क्या कहा? टर्मन ने बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। टर्मन ने ये कहा बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, ये कहा था। वेस्लर के अनुसार क्या है बुद्धि? तो वेस्लर के अनुसार बुद्धि थी कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से समायोजन करने की क्षमता है। ये वेस्लर की भी बुद्धि से रिलेटेड परिभाषाएं एक बार टेट के एग्जाम में पूछा है, तो इसको भी स्टार लगाइएगा। इसको भी डबल स्टार आप लगाइएगा। इससे भी रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वेस्लर से भी रिलेटेड बुद्धि से पूछ सकता है। बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने, वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से समायोजन करने की क्षमता है, ये वेस्लर का कथन है। अगला चलते हैं बीने की तरफ। ये सीने नहीं है, ये बीने हैं। बीने कर लीजिएगा। बीने के अनुसार बुद्धि इन चारों शब्दों में निहित है। 4 शब्द बुद्धि, बीने ने क्या कहा? और विलियम ईस्टर ने बुद्धि की जो सूत्र है वो बुद्धि का, विलियम ईस्टर ने क्या, बीने, विलियम ईस्टर, टर्मन, जितने हैं बुद्धि से रिलेटेड, इन सबको अवश्य पढ़ के जाइएगा। इन्होंने क्या कहा है, क्या दिया है, कौन से मानसिक आय बटे वास्तविक आय, गुणोत्सव, ये सब किसने गुणोत्सव को टर्मन ने ऐड किया, इस सब को अच्छे से आप पढ़ के जाइए। बारीकी से ही क्वेश्चन इसके उठाते हैं, परिभाषाओं से रहती हैं और सिद्धांत से रहते हैं, और इसके जो किए गए ये सिद्धांत है, इससे भी, यही 3 टॉपिक हैं बुद्धि में ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसी सबसे क्वेश्चन बनते हैं। बुद्धि इन चारों समूहों का निहित है क्या? ये है ज्ञान, आलोचना में, आविष्कार में और निर्देश में। यही 4 चीज़ों में बुद्धि निहित होती है, ये बीने ने बताया। बीने ने बताया बुद्धि में 4 आयाम होते हैं। ज्ञान होता है जो हम कोई किसी चीज़ का जानकारी प्राप्त करते हैं। आलोचना मतलब सही गलत का, जो उसमें क्या सही है क्या गलत है। आविष्कार होता है, आविष्कार किसी चीज़ की खोज हुई। और निर्देश, और अंत में निर्देश होता है कि कोई चीज़ ये सही है गलत है, आविष्कार हुआ, उसको निर्देशित किया जाता है, उसको प्रकाशन में भेज दिया जाता है। तो यही होती है, बीने ने बताया बुद्धि इन 4 शब्दों से निहित है। बुद्धि में 4 चीज़ें आती हैं, ज्ञान, आलोचना, आविष्कार और निर्देश, ये बीने ने बताया है। अब चलते हैं, बात करते हैं व्यक्तित्व की, बात करते हैं कि व्यक्तित्व क्या है। तो व्यक्तित्व की इंग्लिश होती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इसकी हिंदी होती है।
पर्सनैलिटी, ये लैटिन शब्द के पर्सोना से बनी हुई है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको देखिए। व्यक्तित्व जो होती है वो पर्सनैलिटी शब्द से बनी हुई है। इंग्लिश शब्द इसका पर्सनैलिटी होता है। ये लैटिन भाषा के पर्सोना से बनी है। लैटिन भाषा के पर्सोना से बनी है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। इसका अर्थ होता है मुखौटा। इस भी पूछा है कि पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा की किस शब्द से बनी है, इसका अर्थ क्या होता है। तो लैटिन भाषा के पर्सोना से बनी है, इसका अर्थ होता है मुखौटा। अब चलते हैं इसकी परिभाषाओं की तरफ। कल चलते हैं तो कि वाटसन ने क्या कहा। वाटसन ने इसकी परिभाषा दी है, व्यवहार ही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व यानी हमारी पर्सनैलिटी, हम किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा हमारा आचरण है, इसी सबसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन रहते हैं। तो ये व्यवहार ही व्यक्तित्व है, यही एक क्वेश्चन इसका, व्यवहार ही व्यक्तित्व है। तो वाटसन ने, इस कथन को वाटसन ने कहा है, तो इसका सही आंसर ये होगा। वाटसन ने कहा है कि व्यवहार ही व्यक्तित्व है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, वुडवर्थ ने क्या कहा है। वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी होती क्या है, व्यक्तित्व हमारी जो पर्सनैलिटी है वही होती है व्यवहार। जैसा हमारा व्यवहार होता है, व्यवहार पे सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। जो व्यवहार होता है वही पर्सनैलिटी होती है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र विशेषता है, ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने वही लिया है जो क्वेश्चन पूछा है, आज से पूछा है और आगे भी पूछेगा, वही मैंने सिर्फ वही मनोवैज्ञानिक को लिया। बोरिंग ने क्या कहा है, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य गुणों का संतुलन है। यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हो गया है, मान्य यहाँ गुणों होगा, गुणों का संतुलन है, ये बोरिंग ने कहा है। व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य गुणों का संतुलन है, ये बोरिंग का कथन है। आलपोर्ट ने कहा, क्या कहा, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के प्रति अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। ये आलपोर्ट का भी परिभाषा व्यक्तित्व से आप जरूर पढ़ के जाइएगा। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के प्रति अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। एक व्यक्ति का जो गुण होता है वो गतिशील होता है, कभी वो अर्जित करता है, कभी छोड़ देता है, कभी आचरण, बड़ों का मान सम्मान करना, किस परिस्थितियाँ आती हैं तो उसको छोड़ देता है। तो यही है कि उसको अनूठा समायोजन करता है, किसके साथ, वातावरण के साथ समायोजित करके। कि ये नहीं आज हमारा नेचर गुस्से वाला, तो हमारा जीवन भर नेचर गुस्से वाला ये रहेगा, मेरा नेचर बदल भी सकता है। हमको वातावरण ऐसा मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, प्यार करने वाला माहौल मिलेगा, तो हम अभी गुस्से, अगर सब लोग नॉर्मल रहते हैं, अगर उसके साथ रहने लगे तो मेरा भी नेचर नॉर्मल हो जाएगा। यही आलपोर्ट का कहना है। आलपोर्ट का कहना यही था कि जैसा जिस हिसाब से आदमी वातावरण में रहता है उस हिसाब से समायोजित कर ले जाता है। तो आप इसको व्यक्ति के गुणों का गत्यात्मक, मतलब जो गुण होते हैं वो गत्यात्मक गति कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, कभी उसको मनुष्य प्रदर्शित करता है या कभी नहीं प्रदर्शित करता है। इसका कारण मेन है वातावरण के साथ समायोजन। गिलफोर्ड ने क्या किया, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, ये गिलफोर्ड का कथन है। ये भी कथन पूछा गया गिलफोर्ड का भी। तो व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, मतलब व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व व्यवहार है, मनुष्य का व्यवहार है, मनुष्य का गुण है, मनुष्य का रहन सहन है, वातावरण के साथ समायोजन है। ये बस व्यक्तित्व, यही समझिए व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। मतलब व्यक्तित्व मनुष्य के अंदर कितने गुण होंगे, कैसे होंगे, यही समन्वित रूप, ये गिलफोर्ड ने बताया। अगला देते हैं, युंग ने अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो युंग के अनुसार, युंग ने, एक छोटा टॉपिक है इसको देख लीजिए, अक्सर पूछता है कि युंग के अनुसार व्यक्तित्व कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो युंग ने 3 भागों में विभाजित किया।
जैसे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी जो अपने आप में सीमित रहते हैं, किसी से भी बात नहीं करते, अपने आप में मगन रहते हैं, आनंद रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। बहिर्मुखी होते हैं जो समाज में सामाजिक लोगों के साथ द्वारा हमेशा रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना एकांत पसंद नहीं करते, तो वो बहिर्मुखी होते हैं। उभयमुखी जो कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से न तो अंतर्मुखी है न तो पूर्ण रूप से बहिर्मुखी है, कुछ न कुछ क्वालिटियाँ हाँ सबके। कुछ बहिर्मुखी व्यक्ति कभी कभी एकदम शांत रहना, अकेला रहना पसंद करता है, तो इसलिए उभयमुखी होता है। जो अंतर्मुखी बहिर्मुखी के बीच का होता है वही उभयमुखी होता है। ये यूं का याद रखिएगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, यूं के अनुसार आज पूछा है, पूछता भी है। अब अगला टॉपिक देते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका फुल डिटेल आपको पढ़ के जाइएगा। अभिप्रेरणा की परिभाषा, अर्थ और इसका विशेषता, इस पर की गई टिप्पणी, इससे क्वेश्चन अवश्य रहते हैं, इस पर बहुत क्वेश्चन बनता है अभिप्रेरणा से। तो परिभाषा से तो हम बता दे रहे हैं, परिभाषा देख लीजिए, लेकिन इससे क्वेश्चन ये आज के टॉपिक आप अवश्य हर टॉपिक इसका पढ़ के जाइएगा। गुड के अनुसार, गुड ने इसकी परिभाषा दी है। गुड ने बताया कि प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रूप से बनाए रखने की ये प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन भी यूपी टेट के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो गुड को जरूर, गुड और मैकडूगल दो परिभाषाएं आप अवश्य पढ़ के जाइएगा। गुड, प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रूप से बनाए रखने की प्रक्रिया। जैसे प्रेरणा हमारे अंदर, अगर हम प्रेरित हो गए पढ़ने के लिए, तो किसी प्रारंभ हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगर अब प्रेरित हैं अंदर से, अगर हमें कोई बैठाए नहीं ज़बरदस्ती पढ़ने का, हमारा इंटरेस्ट खुद का है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और उसको पढ़ना हमेशा अगली एक क्लास पढ़ेंगे, दूसरी क्लास में पढ़ना, दूसरी क्लास में तीसरी क्लास पढ़ना, जैसे जितना चाहें। अगर हमारा प्रेरणा है अंदर, हमारे अंदर रुचि है, अभी प्रेरणा है, तो हम पढ़ना, हमको कोई कहेगा नहीं अगली क्लास में पढ़ना चाहेंगे, फिर एक क्लास पढ़ेंगे, अगली क्लास, जितना जीवन भर अगर कोई पढ़ते रहे तो पढ़ते रह जाएंगे। और नियमित रूप से बनाए रहेंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को एक अच्छे मार्क्स से पास करेंगे, तो यही है प्रेरणा। अगर आप प्रेरित होंगे किसी भी काम को, ऐसा प्रेरणा नहीं, कोई दुनिया को कोई भी काम हो, ये नहीं पढ़ाई में जो ठीक होता है वही काम है, काम हो भी जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो वही उसके लिए एकदम सर्वोपरि काम होता है। तो ये हो गई परिभाषा है। ऊर्ध्वर्त की परिभाषा है, अभिप्रेरणा व्यक्ति की दिशा और किसी निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करता है। अभिप्रेरणा जो है, अगर कोई अभिप्रेरित व्यक्ति है तो उसकी एक दशा होगी और एक निश्चित व्यवहार उसका होगा, यानी पढ़ने में अगर उसका है तो उसकी दशा क्या है, एक क्लास से दूसरी तीसरी क्लास से तो हमेशा पढ़ना चाहेगा, और एक निश्चित व्यवहार, उसका इस व्यवहार में हमेशा अगर वो पढ़ना, उसके अंदर अभिरुचि है तो दिन में 1-2 घंटे ज़रूर पढ़ने के लिए बैठेगी, चाहे गर्मी की छुट्टी ही क्यों ना हो, तो उसका एक निश्चित व्यवहार रहेगा और पढ़ाई में उसका मन लगा रहेगा। ये हो गई वुडवर्थ के अनुसार। गुड के अनुसार प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, तो समझ गए, वुडवर्थ के अनुसार भी समझ गए। अब चलते हैं मैकडूगल के। मैकडूगल ने क्या कहा है अभिप्रेरणा को, स्किनर ने, मैकडूगल ने और स्किनर ने। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा यहाँ होगा, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे अभिप्रेरणा होगा। अभिप्रेरणा समझ लीजिए। अभिप्रेरणा होगा इसके स्थान पे। अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मानसिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। अभिप्रेरणा, मैकडूगल ने कहा कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मानसिक दशाएं जो किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ, प्रेरित बिल्कुल करेंगी। प्रेरित अगर कोई अभिप्रेरित होगा तो हमारा शरीर भी, हमारा मन भी, अगर हमारा पढ़ने में मन लगता है तो हमारा शरीर भी पढ़ने 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहेगा, नहीं थकेगा, और हमारा मन भी लगा रहेगा। तो यही है, मैकडूगल किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं क्या, अभिप्रेरणा। हमारा शरीर और मन दोनों अभिप्रेरित करता है। तो मैकडूगल से आप ट्रिक समझ लीजिए, मैकडूगल का मन जिसमें शारीरिक और मानसिक दशाएं हों, कार्य करने के लिए प्रेरित करें, तो वही होता है अभिप्रेरणा। और वो भी मैकडूगल ने कहा। मैकडूगल से मन समझ लिए, हमारा मन जो है, मन या मानसिक मस्तिष्क हमारा किसी कार्य करने को प्रेरित करे, तो वही मैकडूगल ने अभिप्रेरणा की परिभाषा दी है। स्किनर ने कहा कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा है। अधिगम समझ लें, लर्निंग, अगर हम को सही है, एकदम श्योर, 100% श्योर हमें कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा। अगर कोई भी बच्चा अभिप्रेरित है
तो लर्निंग उसकी इतनी तेज़ होगी कि टीचर भी नहीं समझ पाएगा कि बच्चा इतनी तेज़ रफ्तार से क्यों सीखता है। एक बार बताने के बाद क्यों, क्योंकि अभिप्रेरणा उसके अंदर अंदर किसी चीज़ को सीखने की एक क्षमता है, इसीलिए वो जल्दी सीख जाता है। तो स्किनर की जो परिभाषा है, इस पर हम सहमत हैं। ये परिभाषा हमको बहुत अच्छी लगती है, स्किनर की ये परिभाषा कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग जो है अभिप्रेरणा है। ये स्किनर का कथन है, इस पे मैं 100% श्योर हूँ कि लर्निंग अगर कोई अप्रेरित स्वयं आंतरिक अभिप्रेरित नहीं है तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। अब ये भी एक परिभाषा इन्हीं की है कि प्रेरणा सीखने का एक राजमार्ग है। इन्हीं की एक परिभाषा है, प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। ये परिभाषा देख लीजिए, दोनों परिभाषाएं स्किनर की हैं। अधिगम की परिभाषा किसने दी है? अधिगम को अभिप्रेरणा में अधिगम की बात किसने की है? तो स्किनर ने की है। और सीखने का राजमार्ग बताया है। इसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, सीखने का प्रेरणा को सीखने का राजमार्ग किसने कहा है? स्किनर देगा, गिलफोर्ड देगा। इसमें ऐसे करके 4 ऑप्शन रहेंगे, गिलफोर्ड दे देगा। तो इसमें आपको अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग स्किनर ने कहा है। और अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग अभिप्रेरणा है। ये अधिगम की बात, अभिप्रेरणा अधिगम की बात स्किनर ने की है। ये दोनों परिभाषा देख लीजिए, एक ही मनोवैज्ञानिकों की है। गिलफोर्ड के अनुसार गिलफोर्ड ने क्या कहा कि गिलफोर्ड ने कहा कि प्रेरणा एक आंतरिक दशा या कारक है जिसकी प्रवृत्ति क्रिया को प्रारंभ करने और बनाए रखने की होती है। ये गिलफोर्ड का कथन है कि प्रेरणा एक आंतरिक दशा, प्रेरणा वाकई में एक आंतरिक दशा है जिससे या कारक है जिसकी प्रवृत्ति आरंभ करने बनाए रखने की होती है। फेंडरसन का भी ये प्रेरणा से रिलेटेड ये परिभाषा पूछा है कि फेंडरसन ने अभिप्रेरणा को क्या कहा है। तो फेंडरसन ने कहा है कि अभिप्रेरणा सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देता है। ये फेंडरसन का है, ये भी आप याद कीजिएगा। ये मेरे जो हैंड रिटन नोट्स का ये परिभाषा फेंडरसन का है अभिप्रेरणा से। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देता है। ये फेंडरसन का परिभाषा है। अब प्रेरणा के अगर परिभाषा से अगर प्रेरणा के स्रोत देख लीजिए, अब प्रेरणा के स्रोत से भी क्वेश्चन बने हैं। अब प्रेरणा के स्रोत से भी क्वेश्चन आता है कि अब प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसके 5 स्रोत हैं, इस स्रोत को समझ लीजिए। जैसे हो गया ये आवश्यकता हो गया, उद्दीपन हो गया, चालक हो गया, प्रेरक हो गया, अंतर्नोद हो गया। इसके 5 जो है स्रोत बताए गए हैं। और अभिप्रेरणा का वर्गीकरण अगर की जाए, अगर अभिप्रेरणा के प्रकार की बात की जाए तो अभिप्रेरणा 2 प्रकार का होता है, एक जन्मजात अभिप्रेरणा, एक होता है अर्जित अभिप्रेरणा। जन्मजात अभिप्रेरणा क्या होती है? जो हमें जन्म से मिलती है, जैसे भूख, प्यास, काम, नींद, विश्राम। क्या हम नींद अपने हमारे बस में है? आता नहीं। हमको भूख अपने बस में है, लगती है कि नहीं लगता? भूख लगी, हम खाना ना खाएं तो ये हमारे बस में है। लेकिन हमको ये आंतरिक है कि ये जन्मजात अभिप्रेरणा है, ये हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा, वो अंदर की अभिप्रेरणा होती है। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, काम की भावना होगी, नींद हमको आएगा, विश्राम करने का हमारा मन कहेगा। तो ये आंतरिक प्रेरणा होती हैं या जन्मजात होती है। जन्मजात ये हमको प्रेरणा मिलती हैं, लेकिन एक होती है अर्जित प्रेरणा, जो हम समाज में जब पैदा होते हैं, आते हैं, बड़े होते हैं, तब यहाँ से सीखते हैं। जैसे आनंद, खुश रहना है कि दुखी रहना है, ये जीवन लक्ष्य, हमें जीवन अपने क्या करना है। यहाँ हम आते हैं, जब पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट करते तब हम ये निर्धारित करते हैं कि हमको क्या पढ़ के लिख के बनना है या हमको जीवन में क्या करना है। ये अर्जित प्रेरणा है। ये यहाँ के समाज में जब रहते हैं, समाज में, परिवार में रह के ये सब चीज़ें हम सीखते हैं। अभिरुचि, हमारा इंटरेस्ट किस में है? अभिरुचि, हमारा इंटरेस्ट किस में है? हम किस में, कौन सा काम हमें करना अच्छा लगता है, कौन सा काम करना नहीं अच्छा लगता है, और हमारा इंटरेस्ट किस में हम खुद जानते हैं। अब सबका देखिए, सबका इंटरेस्ट एक चीज़ों में नहीं रहा। ऐसा नहीं कि हमारा पढ़ने में इंटरेस्ट है तो दुनिया में जितने सब लोग उन सबका पढ़ने में, किसी का कला में इंटरेस्ट होगा, किसी का राफ्टिंग में इंटरेस्ट होगा, किसी का स्विमिंग में इंटरेस्ट होगा, किसी के खेल में इंटरेस्ट होगा। मतलब सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है। किसी को खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट होता है, किसी को सिलाई में इंटरेस्ट रहता है, किसी को जितने इंजीनियर बनते हैं उनको मकान बिल्डिंग बनाने में इंटरेस्ट रहता है। तो जिसका जिसी में इंटरेस्ट रहता है उसको बनता है। ये यहाँ आके अर्जित करते हैं।
ये इच्छाएं होती हैं, जो इच्छाएं हमारी इच्छाएं जो जन्मजात नहीं होती हैं, नहीं जन्म से हम पैदा हुए हैं और हमारी इच्छा है खाना खाना, तो हमारी इच्छा ये हमेशा जीवन पर्यंत बनी रहेगी, ऐसा नहीं। इच्छाएं हमेशा अर्जित की जाती हैं, इच्छाएं हमेशा बदलती रहती हैं। ये यहाँ के समाज में हम इच्छाएं अपनी अर्जित करते हैं। ये अर्जित प्रेरणा, ये बाह्य प्रेरणा, बाह्य चीज़ों को देख करके हमारी इच्छाएं बदलती बनती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें जन्मजात प्रेरणा पूछता है कि जन्मजात प्रेरणा है तो उसमें देगा भूख, प्यास, नींद, अभिरुचि, इच्छाएं, ऐसे करके देगा। तो भूख प्यास तो है, लेकिन अभिरुचि, इच्छाएं तो अर्जित प्रेरणा। ये समाज में आके हम पैदा जब होते हैं, बड़े होते हैं, तब यहाँ समाज में आके सीखते हैं। तो यही है, 2 प्रकार हैं प्रेरणा के, जन्मजात प्रेरणा और अर्जित प्रेरणा। इतनी वीडियो है, ये देख लीजिए। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, आप इसको देख सकें। और ये वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। शेयर कर दीजिए उनके लिए जो जुलाई में टेट का एग्ज़ाम देने वाले हों। तो अगर मेरी वीडियो इनके अगर थोड़ा हेल्प कर देती है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी। तो उनको भी आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू।